तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी। हम इस क्लास में आपको क्लास 12th की बायोलॉजी है जो वो पूरी पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम बोर्ड्स आ रहे हैं तो आपको इसकी हम तैयारी करवा देते हैं। यदि आप हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड करते हैं तो आप 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे 100 क्यों नहीं? तो 100% के लिए आपको घोर के पढ़ना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा सरल होता है वो होता है 0 से 80% बनाना। उसके बाद 20% मात्र ऐसे होते हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हमें वो 20% भी नहीं छोड़ना है, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। तो हमारा 12th क्लास बायोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है कि जीवों में जनन या प्रजनन। जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कोई जीव है उसमें जनन होता है, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। कोई अपने पास जीव है, जैसे पेरेंट जीव है ना, वो अपने ही जैसा कोई ऑर्गेनिज्म है उसको पेरेंट जीव कहते हैं। वो अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, एक बच्चा पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। जैसे अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग पैदा किया उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब आप सोचो, जैसे कोई जीव ऑर्गेनिज्म है, उसने जन्म लिया तो उसका कुछ रहने का समय भी होगा यहाँ पर, जिंदा रहने का, कब तक जीवित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। यानी कि लाइफ स्पैन क्या है? द लाइफ पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द लाइफ पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म from birth to its natural death। यानी कि द लाइफ पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की लाइफ पीरियड कब से? जन्म से लेके उसकी साधारण मृत्यु तक, नेचुरल मृत्यु तक, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे मैंने ये क्यों कहा नेचुरल डेथ? नेचुरल डेथ मतलब कि बिना किसी कारण, बिना किसी मतलब किसी के मारे अपने से जो मर जाता है उसको कहते हैं नेचुरल डेथ, है ना। तो ये समय नहीं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। इसमें कोई भी जीव जो है ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी जीव अमर नहीं है। यदि सिंगल सेल जीव को छोड़ दिया जाए, जो सिंगल कोशिका वाले जीव होते हैं, सिंगल सेल्स का मतलब क्या होता है? सिंगल कोशिका, जिसकी एक कोशिकी, जो कहते हैं हिंदी में एक कोशिकीय जीव, है ना, एक कोशिकीय जीव, इनको छोड़ दिया जाए तो सभी जीव जो है इमोर्टल नहीं है, मतलब कोई भी जीव अमर नहीं है। उन्हीं कुछ ना कुछ उनके रहने का समय है, जीने का समय है। जैसे उदाहरण एक कोशिका का जैसे हो गया अमीबा, ऐसे कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए, जैसे पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड है किसी का, टाइम या फिर लाइफ पीरियड, ह्यूमन का कितना माना जाता है? ह्यूमन का नेचुरल 100 ईयर्स माना जाता है। ह्यूमन यानी कि इंसान, इनका कितने साल? 100 साल माना जाता है कि 100 साल कम से कम जीवित रहते हैं। आपने अपने बुजुर्गों से सुना भी होगा, पहले सुना होगा कि इंसान 100 साल तक जीते हैं, ये इनका 100 ईयर्स नेचुरल माना जाता है। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो ये लाइफ स्पैन होती है, ये लाइफ स्पैन ये डू नॉट जो लाइफ स्पैन होती है, ये लाइफ स्पैन होती है, ये हमें ये मतलब शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। यानी कि कोई भी जीव, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी जो जीने का समय है उसका, जब तक वो जीवित रहता है, वो उसकी साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता। कितना बड़ा है, कितना छोटा, फिर किस आकार का है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ह्यूमन 100 ईयर्स तक जीता है। अब पैरट
पैरट की जो लाइफ स्पैन है वो कब तक पता है? 140 साल से ज्यादा, इंसानों से ज्यादा। जो पैरट्स होते हैं वो कम से कम 100 साल तक जीते हैं। और बटरफ्लाई होती है जो 1 से 2 हफ्ते तक की होती है। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 हफ्ते तक होता है, 1 से 2 वीक तक का, है ना। जैसे क्रो देख लिया जाए, जो कौवे होते हैं तो कम से कम 15 ईयर्स तक जीते हैं, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 15 ईयर्स तक जीते हैं। इसकी अधिकतम जो जीने की क्षमता है 15 साल है। नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये है लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ जीवों के लाइफ स्पैन। कुछ उदाहरण लिख दिए हैं मैंने, जैसे मंकी का लाइफ स्पैन है 26 ईयर। जो बंदर है वो कम से अधिक से अधिक 26 साल तक जीते हैं। आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो। हॉर्स, जो ये हॉर्स होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है 60 ईयर्स। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, इसकी भी लाइफ स्पैन होती है जो 60 ईयर्स होती है, 60 साल तक का इनका जीवन काल होता है। फिर आता है एलिफेंट यानी हाथी, उसकी लाइफ स्पैन होती है 65 ईयर्स। मैंने पहले कहा ना कि ये साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करते, ना उनके आकार पर, ना ही उनकी उस पर कि वो कितने छोटे कितने बड़े हैं। जैसे हाथी देख लो, इंसानों से कितने बड़े होते हैं, तोते से कितने बड़े होते हैं, फिर भी वो 65 ईयर्स तक ही जीते हैं, 65 साल तक ही जीते हैं। मैन को केवल आदमी नहीं समझना, मैन को मतलब होता है इंसान, कोई भी, है ना, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। इनकी लाइफ स्पैन होती है 100 ईयर्स। और पैरट यानी तोता, इनकी लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स यानी 140 साल। ये इससे ज्यादा साल भी कभी कभी जी लेते हैं तोते, इनकी ऐसी लाइफ स्पैन होती है यदि इनकी नेचुरल डेथ हो तो, यानी कोई बीच इनको मारे ना, फिर कोई ऐसे इनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। फिर आता मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़, इसकी जो कम से कम लाइफ स्पैन हो 150 से 200 साल है, 150 से 200 साल। और बनियान ट्री जानते हो क्या होता है? बरगद का पेड़, इसकी है 200 से 250 साल। कभी कभी ये 500 साल या फिर 600 साल तक जीवित रह लेते हैं जो बनियान ट्री होते हैं। ऐसे कुछ एक्सेप्शन पेड़ मिले हैं जो कि कई सालों तक जीवित हैं अभी भी। ये होती है इनकी लाइफ स्पैन कुछ जीवों की। गाय, ये 20 से 25 साल तक जीती है। गाय किससे? 20 से 25 ईयर्स तक, है ना, ईयर्स तक इनकी जो है लाइफ स्पैन होती है। जैसे कुछ पेड़ पौधे की बात कर ली जाए, रोज, गुलाब का फूल, ये 5 से 6 साल तक इनका जो है लाइफ स्पैन होता है। डॉग की लाइफ स्पैन क्या हो सकती है आप बताओ? अच्छा, इसकी है 10 से 13 ईयर्स, 10 से 13 साल तक ये इनकी लाइफ स्पैन होती है। अब हम टॉपिक 1 पर चलते हैं। टॉपिक 1 क्या है अपना? रिप्रोडक्शन। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पासेस थ्रू डेफिनेट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। मतलब क्या है इसका कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग यानी रहने वाले, जो जीवित हैं, प्रत्येक जीवित ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव, वो एक डेफिनेट लाइफ साइकिल पास करते हैं। मतलब एक उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल बनाते हैं। वो कौन सी लाइफ साइकिल है? जैसे बर्थ, मैच्योर, रिप्रोड्यूस, डेथ। इसका क्या मतलब है? बर्थ, उसका जन्म, जन्म के बाद उसमें क्या होगा? उसमें कुछ बदलाव आएगा, मैच्योर होगा वो, है ना, बड़ा होगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो भी एक ऑप्शन रिप्रोड्यूस करेगा, फिर अंत में उसकी क्या हो जाएगी? नेचुरल डेथ हो जाएगी। ये मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक डेफिनेट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, अपना लाइफ साइकिल की हर एक स्टेज को पार करता है। जो ये सारी स्टेज है अपनी लाइफ साइकिल की, इन सभी स्टेज को क्या करता है? वो पार करता है, कोई भी जीव हो, हर एक जीव। तो फिर है, तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है वो हर एक जीव का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। फंडामेंटल कैरेक्टर मतलब क्या है? कि वो करेगा ही करेगा, है ना, रिप्रोड्यूस, कोई भी ऑफस्प्रिंग। ये फंडामेंटल कैरेक्टर मतलब हर एक जीव में एक कैरेक्टर होता ही होता है, ये होना ही होना है, ठीक है। Biological process in which of an organism gives rise to young on of offspring। जो ये होता है रिप्रोडक्शन, ये क्या है? एक बायोलॉजिकल
प्रोसेस है, यानी कि एक वायु की प्रोसेस है जिसमें वो क्या करता है, कोई भी ऑफस्प्रिंग, कोई भी जीव क्या करता है कि अपने ही जैसे एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग, यहाँ पर आपको नेचुरल भाषा बता दें ऑफस्प्रिंग क्या है। तो ऑफस्प्रिंग है यानी कि अपने जैसा एक बच्चा पैदा करना, ये हिंदी में इसको अगर कहा जाए तो यानी प्रजनन करना है ना। ये इसी के जैसा हो सकता है, सेम हो सकता है, या फिर इसमें थोड़ा सा वेरिएशन पाया जा सकता है, ज्यादा नहीं पाया जाएगा, थोड़ा सा बदलाव है ना। और फिर क्या होता है, और जो ये है हमेशा अपनी लाइफ साइकिल को क्या करके रखता है, लाइफ साइकिल को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन करके जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो उसकी जो लाइफ साइकिल वो मेंटेन होगी। जैसे मेंटेन मतलब क्या है, हर एक चीज उसमें आ जाएगा, जो है बर्थ आएगा, मैच्योर, फिर वो मैच्योर होगा, फिर प्रोड्यूस होगा, फिर अंत में क्या हो जाएगा, वो उसकी जो है नेचुरल डेथ हो जाती है। अगला आता है रिप्रोडक्शन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ फंक्शन फॉलो करते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, रिप्रोडक्शन कुछ फंक्शन फॉलो करते हैं जो ये रहे। कौन कौन से रिप्रोडक्शन यानी जनन, प्रजनन, कौन कौन से फंक्शन फॉलो करते हैं, मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ है। अब देखो ये अर्थ पर क्या करते हैं, लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जो जिंदगी है उनकी लाइफ है उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे उनकी बाद में क्या डेथ भी तो होती है, और जब प्रोड्यूस करेंगे कोई ऑफस्प्रिंग आएगा, नया बच्चा जो आएगा वो जो अर्थ है उसमें जगह लेगा, जो पिछले मर चुके होते हैं उनकी जगह लेता है, तो उसको कहते हैं मेंटेन, इसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा है इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब जनरेशन के बाद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, ऐसे उसमें क्या है कंटिन्यूटी को इनेबल करके रखता है। कंटिन्यूटी को मतलब वो खत्म नहीं होने देता कोई भी किसी भी जीव को, जीव हमेशा बने ही रहते हैं इस अर्थ पर, है ना, इसका वही मतलब है। फिर अगला क्या है, क्या फंक्शन है, क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन एमंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है इसको हिंदी में कहते हैं जनता, यानी भीड़। पॉपुलेशन मतलब इंसान, जीव, कोई भी है ना, सभी जीव की बात चल रही है यहाँ पर। देखो बायोलॉजी में जीव का मतलब केवल इंसान या फिर कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं है, जीव का मतलब सब कुछ होता है जो जीवित है और जो लिविंग जीव है ना, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर ऐसे जीव जो इधर से उधर जा सकते हैं। वो क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन मतलब जो उनके जीन में जो वेरिएशन होता है, बदलाव होता है, वो भी बदलता रहता है किनके बीच, पॉपुलेशन के बीच, है ना, इनमें बदलाव आता रहता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, है ना, इसमें यही बदलाव आता रहता है। ये क्या है, जो कुछ फंक्शन है जो ये परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म करते हैं, ऐसे फंक्शंस हैं। सेवरल फैक्टर्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, यानी कुछ फैक्टर कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस करें। देखो द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट यानी जो जीव होते हैं उनके रहन सहन पर, कि वो किस वातावरण में रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, जो उनका वातावरण होता है ना, वातावरण उनका, उनकी जो वहाँ की जलवायु है वो किस प्रकार से है, इस पर वो डिपेंड करते हैं कि वो किस प्रकार से रिप्रोड्यूस होंगे। जैसे आपने देखा हो चाइनीज लोग, अक्सर चाइनीज लोगों का आपने देखा हो कि एक सा चेहरा होता है, बिल्कुल एक से लगते हैं। हमने तो मूवी में देखा है, कुछ लोगों ने असल में भी देखा हो चाइनीज लोगों को। तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो वहाँ के वातावरण पर डिपेंड करता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, किस प्रकार का है। जैसे अपने ठंडे इलाके में चले जाओ, असम साइड है ना, तो वहाँ के लोग भी हमको लगभग चाइनीज जैसे देखने को मिलेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश में जो लोग होते हैं वो एकदम चिकने और ज्यादा भूरे टाइप के इंसान मिलेंगे। यही होता है कि
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर ये इफेक्ट डालता है, वहाँ का वातावरण इफेक्ट डालता है, हैबिटेट इफेक्ट डालता है कि वहाँ का जो हैबिटेट है वो कैसा है, किस प्रकार से है। अगला, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है यानी कि उसके अंदर कैसा क्या है, क्योंकि जो कैरेक्टर उसके अंदर होंगे वही कैरेक्टर अगले ऑफस्प्रिंग के पास आएंगे। ऑफस्प्रिंग जो अगला प्रजनन लेगा है ना, वही कैरेक्टर उसके अंदर आएगी। उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, जैसे आपने देखा होगा अगर उसके पेरेंट्स यानी माता पिता किसी एक उंगली से ठेकने रहते छेकने या फिर किसी की 6 उंगली होती है, तो जो अगला बच्चा होता है जो वो उसकी भी संभव है कि उसकी भी 6 उंगली हो जाए अपने पेरेंट्स की तरह, या तो उसके ऊपर माता के कैरेक्टर जाते हैं फिर पिता के कैरेक्टर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर की जो फिजियोलॉजी है वो क्या है, कैसी है। और फिर अगला आता है एनवायरमेंटल कंडीशन, वही जो मैंने अभी बताया वातावरण है ना, वहां का जो पर्यावरण है वो कैसा है, पर्यावरण कैसा है ना, वहाँ ठंडी जलवायु है, गर्म जलवायु है, या फिर किस प्रकार की जलवायु। जैसे आपने अफ्रीका में अक्सर देखा होगा, अफ्रीका के लोगों को देखा होगा टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कि वो डार्क एवं काले टाइप के होते हैं, जो साउथ अफ्रीका के होते हैं, यानी कि जहाँ अधिकतम गर्मी पड़ती है ना, जो हॉट प्लेस होता है, हॉट प्लेस यानी कि जहाँ अधिकतम गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, अक्सर काले होते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट डालते हैं, फैक्टर डालते हैं, ठीक है, ये होता है। इसको तब तक लिख लो। हाँ, अब देखो जो रिप्रोडक्शन है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी। कौन सा? पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किस आधार पर बांटे गए हैं, किस बेस पर बांटे गए हैं? ये उनके नंबर पर, पेरेंट्स के नंबर पर बांटे गए। किस किस आधार पर बांटे गए? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी जीव आते हैं? वह जीव, ये मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है जिसमें केवल एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है। किस पेरेंट की? सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसमें हमें माता और पिता की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अक्सर किस में पाया जाता है? जैसे कुछ सिंगल कोश की जीव हो गए, ऐसे भी और पाए जाते हैं। जो दूसरा होता है सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म गैमेट फॉर्मेट करते हैं। 2 पेरेंट्स है ना, कितने पेरेंट्स? 2 पेरेंट्स। अब 2 पेरेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? मेल एंड फीमेल। ये दोनों जो है गैमेट फॉर्मेट करते हैं। गैमेट मतलब होता है इंग्लिश में एग, एग यानी हिंदी में अंडा, ठीक है। ये गैमेट फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं। और जब दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब मिलना होता है यहाँ पर हिंदी में, जब दोनों का फ्यूजन होता है तो उसको कहते, जब दोनों फ्यूजन के बाद जो ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस होगा, ऑफ स्प्रिंग, उसको कहेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, ठीक है। ये होता है, ये उदाहरण तब तक आप